वंदे मातरम विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान के अध्याय 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्विक रिवीजन करेंगे। प्रयास करूंगा कि बहुत ही कम समय में पूरे पाठ का रिवीजन हो जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि ये जो पाठ है इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में विशेष रूप से जानकारी दी हुई है और विस्तार से दी हुई है, उनके महासचिवों के कार्यकाल वगैरह के बारे में। तो ये वीडियो पॉलिटिकल साइंस के अलावा आप अगर जीके की किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो थोड़ा जरूर ध्यान से देखें। आइए शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसका जो पहला जो पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता। किस कारण से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता पड़ती है? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामलों में सहायता करते हैं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग करने के उपाय और सूचनाएं जुटाने में सहायता करते हैं। इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नियमों और नौकरशाही की एक रूपरेखा दे सकता है ताकि सदस्यों को यह विश्वास हो कि आने वाली लागत में सभी की समुचित भागीदारी होगी और लाभ का बंटवारा न्यायोचित होगा। और कोई सदस्य उस समझौते में शामिल हो जाता है तो वह समझौते के नियम और शर्तों का पालन करेगा। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है और इसकी आवश्यकता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि द्वितीय युद्ध के पहले और प्रथम युद्ध के विश्व युद्ध के बाद में जो लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी वो द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जो भी आवश्यकता है अब और ज्यादा बढ़ गई है। अगला हमारा जो टॉपिक है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व के कुछ देशों ने मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशन की स्थापना की, जैसे कि मैंने पहले बता दिया। लेकिन ये द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में विफल रहा। तो राष्ट्र संघ यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 तक हुआ था उसको रोकने में विफल रहा और राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आप जरूर ध्यान से देखें, क्योंकि इनको परीक्षा में किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, जीके में भी पूछा जा सकता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को। और इसके शुरुआत में 51 देशों द्वारा इसके घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के साथ ही यूएनओ की स्थापना हुई। और 26 जून 1945 को 50 देशों ने हस्ताक्षर किए और पोलैंड ने 51वें देश के रूप में 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए। तो ये पोलैंड का भी नाम है कि 51वें देश के रूप में हस्ताक्षर किए। 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसमें शामिल हुआ। हालांकि उस समय भारत है वो अंग्रेजों के शासन के अधीन था, गुलाम था। और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना, राष्ट्रों के मध्य सहयोग स्थापित करना है। यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, जो कि अमेरिका में है। और 2011 में इसके सदस्यों की संख्या 193 थी। और इसका जो सबसे नवीनतम या अंतिम सदस्य था वो दक्षिण सूडान था। आपको पता होगा कि सूडान जो देश है अफ्रीका का, उसका विभाजन होने के बाद में 2 देश बने थे, उत्तरी सूडान और दक्षिण सूडान। तो एक पहले से था, दूसरा जो दक्षिण सूडान है वो 193 सदस्य के रूप में 2011 में इसका सदस्य बना। और वर्तमान में भी अभी तक यही संख्या इसकी सदस्य संख्या है। अगला है यूएनओ के प्रमुख अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ महत्वपूर्ण 6 अंग है। अब इन अंगों के बारे में भी विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। तो पहला अंग है सुरक्षा परिषद, दूसरा है आम सभा, तीसरा सचिवालय, चौथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा आर्थिक सामाजिक परिषद और छठा है न्याय सेवा परिषद। अब इनमें संयुक्त राष्ट्र संघ की जो 6 भाषाएं हैं जिनको राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। 6 महत्वपूर्ण भाषा कौन सी है? ये जीके की दृष्टि से और एग्जाम की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 6 जो स्वीकृत भाषाएं राजभाषा के रूप में, उसमें पहली है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी और स्पेनिश। परंतु कार्य संचालन की भाषाओं में 2 भाषाएं स्वीकृत है, जिसमें अंग्रेजी और फ्रांसीसी, यानी जो फ्रेंच और अंग्रेजी इन्हीं में जो भी कार्य होता है। लेकिन वहां 6 जो भाषाएं राजभाषा के रूप में स्वीकृत है, एक बार दोबारा बता दूं, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, रूसी और फ्रांसीसी और स्पेनिश। तो ये इसकी संयुक्त राष्ट्र की जो राजभाषाएं होगी। अब सबसे एक सदस्य जो भी अंग है इसका, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सुरक्षा परिषद पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका अंग है। यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। 5 स्थायी सदस्य इसके देश है, वो इसको 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य इनके जो सदस्य होते हैं। अब जो स्थायी देश है जिनको वीटो पावर भी कहा जाता है, तो वीटो पावर वाले जो देश है उसमें चीन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन, ये 5 सिर्फ ऐसे देश है जिनको विशेषाधिकार या वीटो पावर प्राप्त है। और अस्थायी सदस्यों में से 10 सदस्यों का चुनाव किया जाता है और वो आम सभा के द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष के लिए किया जाता है और हर 2 वर्ष के बाद में अस्थायी सदस्यों का चुनाव है वो किया जाता है। और इसे यानी सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट जीके और बोर्ड की तरफ से महत्वपूर्ण है कि दुनिया का पुलिसमैन किसको कहा जाता है। तो इसका भी आंसर हो गया सुरक्षा परिषद को। अगला जो इसका महत्वपूर्ण अंग है वो है आम सभा। 193 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं, यानी इसके जितने भी सदस्य देश उसके सभी के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं और सभी को एक समान मताधिकार होता है प्रत्येक देश को। और प्रमुख इसका जो निर्णय है उनमें 2/3 और अन्य निर्णय पर साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है।
और निर्णय सभी सदस्यों पर बाध्यकारी नहीं होते। ये सबसे इसकी खास बात है कि आम सभा के जो निर्णय हैं वो सभी सदस्यों पर बाध्यकारी नहीं होते। और आम सभा को विश्व की लघु संसद की उपाधि दी गई है, विश्व की लघु संसद। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है या पॉइंट है। और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र की महासभा की एकमात्र भारतीय जो महिला अध्यक्ष है वो विजय लक्ष्मी पंडित, जो भारत की थी, वो महिला इसकी अध्यक्ष रह चुकी है। अगला इसका जो इम्पोर्टेंट है सचिवालय, इसका जो मेन अंग है उसका नाम है सचिवालय। अन्य प्रमुख संगठनों के कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ है वो सचिवालय में होता है। और इसका प्रधान है महासचिव कहलाता है, जो संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा पद माना जाता है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, तो वो सचिवालय में बैठता है। और उसके अलावा उसकी ड्यूटी सुरक्षा परिषद की सलाह पर आम सभा द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। यानी महासचिव की जो नियुक्ति है 5 वर्षों के लिए आम सभा द्वारा की जाती है और सुरक्षा परिषद की सलाह से होती है। और इसका महासचिव है वो सर्वाधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा और इसका प्रधान प्रतिनिधि होता है। सामान्य रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अगर पहला जो सामान्य जो प्रश्न होता है वो ये होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, वर्तमान में कौन है या पूर्व में कौन थे। तो ये इसका सबसे सार्वजनिक चेहरा और प्रधान प्रतिनिधि होता है। अगला इसका जो अंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद, सदस्य देशों का चुनाव आम सभा द्वारा, इसका जो चुनाव है वो सदस्य देशों द्वारा होता है और आम सभा द्वारा 3 वर्षों के लिए इसका चुनाव होता है। और सभी भौगोलिक क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देते हुए इसमें 54 सदस्य होते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद में। अगला हमारा जो मेन इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो भी विवाद है उनको सुलझाने के लिए काम करता है। तो इसमें न्यायाधीशों का जो चुनाव है 9 वर्षों के लिए होता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। उसका अलावा आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत द्वारा इसका सदस्यों का ये न्यायाधीशों का चुनाव होता है। और इसका मुख्यालय हैग में है, जैसे न्यूयॉर्क वगैरह अमेरिका में नहीं है। हैग जिसको आप नीदरलैंड कहते हैं, या पहले हॉलैंड भी कहते थे, उसकी जो राजधानी हैग है, या इसका पूर्व जो बहुत इंपॉर्टेंट शहर हैग है नीदरलैंड का। और इस संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश है वो नगेंद्र सिंह 1985 में रहे थे, जिनका संबंध राजस्थान से है, डूंगरपुर से इनका संबंध है, राज परिवार से जुड़े हुए थे। तो नगेंद्र सिंह है भारत के प्रथम न्यायाधीश थे जो संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रहे। इसके अलावा राजस्थान से संबंधित अन्य न्यायाधीश दलवीर भंडारी, ये भी राजस्थान से थे, 2018 से 2027 तक ये है। और 2012 में भी ये चुने गए थे और मूल रूप से ये जोधपुर के निवासी है। तो राजस्थान से 2 जो मुख्य न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में थे उनमें एक तो नगेंद्र सिंह और एक दलवीर भंडारी वर्तमान में। तो ये भी जीके की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है न्यायशीलता परिषद। इसके माध्यम से यूएनओ का उन देशों के प्रशासन और सुरक्षा संबंधी दायित्व स्पष्ट होता है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी स्वतंत्र नहीं हो पाए थे। यानी कि जो देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी स्वतंत्र नहीं हुए थे उनके लिए इसका गठन किया गया था। और न्यायशीलता प्रणाली के अंतर्गत आने वाली अंतिम जो टेरिटरी थी वो पलव थी, ये भी इंपॉर्टेंट है पलव। और उसके आजाद होने के साथ ही 1 नवंबर 1994 से यह परिषद स्थगित है, क्योंकि अब इसका जो उपयोग है वो या इसका कामराज नहीं रह गया, क्योंकि विश्व के लगभग सभी देश है वो आजाद हो चुके हैं। जो अंतिम जो टेरिटरी थी, ट्रस्ट टेरिटरी, वो पलव है, वो भी आजाद हो गई। तो इसके बाद से ये एक तरह से स्थगित है, ये काम नहीं कर रहा है न्यायशीलता परिषद। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। तो क्या क्या सुधार है और क्या क्या संभावना है। तो यूएनओ के सामने 2 तरह की बुनियादी सुधार का मामला है। पहला है संगठन की प्रक्रिया और बनावट में सुधार। संगठन की प्रक्रिया और बनावट संयुक्त राष्ट्र की, इसमें सुधार के लिए तो इसके सबसे महत्वपूर्ण जो मांग और हो रही है वो है कि इसके सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। विशेषकर दक्षिण एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों को इसमें सदस्यता दी जाए। जैसे कि आपको पता होगा इसके जो 5 स्थायी सदस्य है और 10 अस्थायी है। तो दूसरे देश विशेषकर जैसे एशिया या अफ्रीका से कोई भी देश स्थायी सदस्य नहीं है, दक्षिण अमेरिका से भी कोई भी देश स्थायी सदस्य नहीं है। तो इसलिए ये मांग बढ़ रही है। और खास करके विश्व में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से या जनसंख्या की दृष्टि से बड़े देश हैं उनमें जैसे भारत है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये भी सभी मांग कर रहे हैं कि इसके सदस्य संख्या बढ़ाई जाए। और दूसरा है कि अमेरिका और पश्चिमी देश इसके बजट से जुड़ी प्रक्रिया और इसके प्रशासन में सुधार चाहते हैं। तो ये इसके 2 जो सुधार के मामले हैं। फिर है न्यायाधिकरण। न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा संबंधित जो सुधार है, इसमें इस संबंध में कुछ देश चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो शांति और सुरक्षा से जुड़े मसलों को ज्यादा प्रभावकारी भूमिका निभाए, जबकि कुछ देश चाहते हैं कि ये संगठन है अपने विकास और मानवीय भलाई के लिए कार्य तक सीमित रहे। यानी न्यायाधिकार के मामले में भी विश्व के देशों में मतभेद है। कुछ देश तो चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़े जहां युद्ध वगैरह उनमें भी ज्यादा भूमिका निभाए, लेकिन कुछ देश चाहते हैं कि वो विकास और मानवीय भलाई के जो भी कार्य है उनमें ज्यादा ध्यान दे। तो ये थोड़ा सा विवाद का मामला है। अब है
संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद में या सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाने और स्थायी अस्थायी सदस्यों के लिए निम्न मापदंड सुझाए गए। यानी अगर सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए तो किस आधार पर बढ़ाई जाए, किस किस देश को प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो इसमें कुछ मापदंड है, जो मानक हैं वो कौन कौन से हैं जिनके कारण जो सुरक्षा परिषद के सदस्यों की दावेदारी कोई भी देश कर सके। तो सबसे महत्वपूर्ण पहला पॉइंट है कि वह देश से बड़ी आर्थिक ताकत हो। जैसे कोई देश, जैसे भारत सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य की डिमांड कर रहा है तो उसके पास में कुछ इंपॉर्टेंट ये जो है मानदंड है वो होने चाहिए, जिसमें देश की जो आर्थिक ताकत हो, बड़ी अर्थव्यवस्था हो, दूसरा उसके पास सैन्य ताकत हो और संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में भी अधिक योगदान देता हो, जनसंख्या की दृष्टि से देश बड़ा हो और लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो और वह अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की दृष्टि से विश्व में विविधता और का प्रतिनिधित्व करता हो। तो इस मामले में जैसे भारत है वो काफी हद तक इसमें सारी जो मापदंड है उनको पूरा करता है। आर्थिक शक्ति भी है, सैन्य ताकत भी है, संयुक्त राष्ट्र संघ में योगदान भी देता है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान रखता है और भारत में लोकतंत्र, मानवाधिकारों का सम्मान होता है और भौगोलिक विविधता है तो उसमें भरी पड़ी है। तो इस तरीके से ये सदस्यता के लिए कुछ मापदंड सुझाए गए हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत। तो भारत ने काफी हद तक इसमें सहयोग भी किया है और सुधार के लिए भी इसमें भारत ने भी डिमांड की है, समर्थन दिया है। तो भारत ने यूएनओ के ढांचे में सुधार हेतु निम्न आधार पर समर्थन दिया है। पहला है कि विश्व में यूएनओ की मजबूती और दृढ़ता जरूरी है, क्योंकि विश्व युद्ध जो पहला और दूसरा और खास करके दूसरे विश्व युद्ध की जो भी विभीषिका है, अधिकांश देश उसको भुगत चुके हैं। बहुत ज्यादा लाखों की संख्या में लोग मारे गए और तबाही हुई। तो इसके कारण आज भी विश्व में इसकी प्रासंगिकता है और भारत चाहता है कि यूएनओ और भी ज्यादा मजबूत हो, दृढ़ता हो और यूएनओ को विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज्यादा भूमिका निभानी चाहिए। और तीसरा जो है कि सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाने से सुरक्षा परिषद ज्यादा प्रतिनिधि मूलक होगी, यानी अधिक से अधिक देशों का इसमें प्रतिनिधित्व होगा, क्योंकि अभी सिर्फ 5 देशों को स्थायी सदस्यता प्राप्त है, वीटो पावर प्राप्त है। तो और विश्व बिरादरी में इसको ज्यादा समर्थन मिलेगा, ज्यादा लोकतांत्रिक रूप से ये काम करेगा। तो ये भारत की कुछ डिमांड्स है, मांग है। अब भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के पक्ष में तर्क, यानी भारत किन आधार पर तर्क करता है जो अपनी जो भी दावेदारी करता है। हालांकि मैंने पहले भी बता दिया, फिर भी एक बार इसको और रिपीट कर लेते हैं क्योंकि ये बड़े प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत की जो दावेदारी या स्थायी सदस्यता के पक्ष में कुछ तर्क है वो है कि पहला तो भारत विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला दूसरा देश है, चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। दूसरा, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तीसरा इसका पॉइंट है कि भारत ने यूएनओ की यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सभी गतिविधियों में, खास करके विदेशों में शांति कार्रवाई वगैरह में भाग लिया है। चौथा जो पॉइंट है, भारत तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है। और पांचवा जो पॉइंट है, भारत ने यूएनओ के बजट में नियमित रूप से अपना जो भी योगदान है वो दिया है, कभी भी इसमें पीछे नहीं हटा है। और छठा है कि भारत सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्यता के प्रतीकात्मक महत्व को समझता है कि स्थायी सदस्य होने का क्या प्रतीक होता है या क्या महत्व है, ये भारत अच्छी तरह से जानता है। तो इसलिए ये भारत की सदस्यता के स्थायी सदस्यता के पक्ष में कुछ तर्क है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जरूर देख लें। और भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी के विपक्ष में तर्क। अब जैसे भारत बार बार ये मांग कर रहा है कि स्थायी सदस्यता इसको दी जाए, तो उसके कुछ देश विरोध भी कर रहे हैं। और विरोध किस आधार पर कर रहे हैं, तो पहला जो इसका कारण है कि भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है और भारत पाक के जो तनाव के कारण है स्थायी सदस्य के रूप में ये सफल नहीं रहेगा, ये दूसरे देशों का आरोप है। हालांकि भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश है, लेकिन विश्व के कई देश है वो परमाणु शक्ति संपन्न है, जिसमें अमेरिका, रूस वगैरह भी शामिल है और वो इसके स्थायी सदस्य है। तो ये भी बात कोई विशेष नहीं है। दूसरा, हालांकि दूसरे देशों की जो है ना विपक्ष के तर्क है, भारत को शामिल करने से ब्राजील, जर्मनी, जापान और दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल करना होगा और इसका स्थायी देश विरोध कर रहे हैं। तो ये बात सही है क्योंकि भारत भी बड़ा देश है, इसके अलावा जैसे ब्राजील, जर्मनी वगैरह या आर्थिक रूप से जापान वगैरह आर्थिक रूप से और दक्षिण अफ्रीका वगैरह है वो भौगोलिक और आर्थिक रूप से कई मापदंडों को पूरा करते हैं, तो ये भी दावेदारी करेंगे। तो ये भी एक विपक्ष का तर्क है। अगला जो विपक्ष का तर्क है कि सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप की पहले दावेदारी होनी चाहिए। तो भारत को इसमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, पूरे अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से कोई भी देश सदस्य नहीं है। तो भारत तो चाहता है कि भारत के अलावा अन्य देश भी इसमें शामिल हो, सुरक्षा सदस्य जो भी सदस्य है उनकी संख्या बढ़ाई जाए। तो ये कुछ विपक्ष के तर्क है जो ज्यादा इसमें दम नहीं है और भारत की दावेदारी काफी हद तक मजबूत है। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी प्रासंगिकता। अब वर्तमान में जैसे आपको बताया कि शीत युद्ध की समाप्ति यानी 90 में रूस के विघटन के बाद में विश्व की एकमात्र महाशक्ति के रूप में बन जाने के बाद में अमेरिका अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति के बल पर यूएनओ की अनदेखी कर सकता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरा, यद्यपि एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका यूएनओ अमेरिका पर नियंत्रण नहीं लगा सकता,
लेकिन यूएनओ अमेरिका और शेष विश्व के बीच में विभिन्न मुद्दों पर बातचीत कायम कर सकता है। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि विद्युत या शीत युद्ध की समाप्ति के बाद में इसकी उपयोगिता खत्म हो गई और लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ आज भी ये वो अमेरिका को एक तरह से नियंत्रित करने में काफी हद तक कायम रह सकता है और विशेषकर विश्व के विभिन्न जो देशों के बीच में बातचीत का जो है माध्यम है वो बन सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है और मांगे जाने पर वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। तो ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ का काफी अच्छा योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है। चौथा पॉइंट है झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के मुद्दों पर यूएनओ के जरिए 193 देशों को एक साथ किया जा सकता है। तो यूएनओ की अभी भी प्रासंगिकता है, यूएनओ का महत्व कम नहीं हुआ है। और दूसरा अगला जो पॉइंट है कि शेष विश्व यूएनओ के मंच के माध्यम से अमेरिकी रवैये की नीतियों का कुछ न कुछ अंकुश लगा सकते हैं। यानी यूएनओ एक ऐसा मंच है, संयुक्त राष्ट्र संघ मंच है, जहां विभिन्न देश, भले ही अमेरिका एक ध्रुवीय विश्व की ओर जैसे विश्व बढ़ रहा है और अमेरिका का दबदबा है, फिर भी इस यूएनओ के माध्यम से अमेरिका के नीतियों पर कुछ अंकुश लगा सकते हैं। और अगर ये यूएनओ नहीं रहेगा तो अमेरिका और ज्यादा तानाशाही कर सकता है। तो ये भी इसकी प्रासंगिकता है। अगला इसका महत्व है संयुक्त राष्ट्र संघ का कि आज विभिन्न समाजों और मुद्दों के बीच में आपसी तार जुड़ते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाएगी। यानी जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, वैश्वीकरण है, और इसलिए यूएनओ का महत्व है निरंतर बढ़ रहा है, इसके महत्व अभी कम नहीं हुआ है। तो अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है और वो जीके की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यूएनओ के महासचिव। जैसे कि आपने देखा यूएनओ के महासचिव वो सबसे प्रमुख चेहरा होता है यूएनओ का। तो उनके बारे में एक एक उनके फोटो भी देख लेंगे, उनके जीवन काल को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन पूरा देखें तो आपको काफी फायदा होगा। पहले जो इसके महासचिव थे वो ट्राइगवे ली थे, जो 1946 से 1952 तक इनका जीवन काल था। नॉर्वे के निवासी थे, वकील थे और विदेश मंत्री रहे थे और भारत पाक के बीच में युद्ध विराम का प्रयास इन्होंने किया और कोरिया युद्ध को समाप्त करने में ये नाकाम रहे थे। अगले जो इसके महासचिव है वो डैग हैमरशेल्ड 1953 से 1961 तक ये रहे और स्वीडन के निवासी थे, वकील थे, अर्थशास्त्री थे। स्वेज नहर विवाद हेतु सुलझाने हेतु महत्वपूर्ण कार्य किया और कांगो संकट का जो समाधान हेतु इनको मरणोपरांत शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगले है यू थांट, बर्मा यानी म्यांमार के थे, यानी एशिया के प्रथम जो यूएनओ के महासचिव बने। 1961 से 1971 तक रहे, शिक्षक थे, राजनीतिज्ञ थे। क्यूबा मिसाइल संकट यानी 1962 के समाधान के लिए इन्होंने काफी प्रयास किए। क्यूबा मिसाइल संकट आपने पहले पार्ट में अच्छी तरह से पढ़ा होगा। अगले जो इसके महासचिव थे कुर्द वाल्दीम, ये 1972 से 1981 तक रहे, ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है अलग महाद्वीप है, ऑस्ट्रिया यूरोप का एक देश है। और कूटनीति थे, विदेश मंत्री भी रहे थे और बांग्लादेश में राहत अभियान की इन्होंने देखरेख की थी। उसके बाद में जेवियर पेरेज डी क्यूआर, ये 1982 से 1991 तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है। पेरू के निवासी थे, वकील थे, राजनीतिज्ञ थे। अफगानिस्तान साल्वाडोर में शांति के प्रयास किए और फॉकलैंड युद्ध के बाद में ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच में इन्होंने मध्यस्थता की थी। तो इस तरीके से ये जेवियर पेरेज डी क्यूआर। उनके बाद में अगले जो महासचिव थे वो बुतरस गाली, ये 1992 से 1996 तक रहे। ये मिस्र के थे, यानी अफ्रीका महाद्वीप के थे और राजनयिक थे, विधिवेत्ता थे, विदेश मंत्री रहे हुए थे और यूएन एजेंडा फॉर पीस रिपोर्ट इन्होंने जारी की। और मोजाम्बिक में यूएनओ का जो सफल अभियान है इन्होंने इनके नेतृत्व में चलाया गया। उसके बाद में कोफी अन्नान, ये भी गाना के थे, यानी अफ्रीकी देश के निवासी थे। 1997 से 2006 तक ये महासचिव रहे और इराक पर अमेरिकी हमले को इन्होंने अवैध करार दिया। 2005 में मानवाधिकार परिषद और शांति संस्थापक आयोग की स्थापना की और 2001 का शांति नोबेल पुरस्कार भी कोफी अन्नान को दिया गया। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है जीके की दृष्टि से। अगले है बान की मून, ये 2007 से 2016 तक रहे महासचिव, दक्षिण कोरिया के निवासी, यानी एशियाई विदेश मंत्री रहे, कूटनीतिज्ञ थे और इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे एशियाई, पहले यू थांट थे, दूसरे एशियाई जो यूएनओ के महासचिव बने और परमाणु निरस्त्रीकरण में इन्होंने जोर दिया। अगले जो महासचिव जो वर्तमान में भी है एंटोनियो मैनुअल ओलिवेरा गुटेरेस, जिसको एंटोनियो गुटेरेस भी कहा जाता है शॉर्ट में, ये 2017 से लगातार यूएनओ के महासचिव हैं और पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री है और 9वें महासचिव है, यानी इनका जो नंबर है 9वां स्थान है, 9th स्थान है। इस तरीके से राजनीति विज्ञान कक्षा 12 के अन्य पार्टों के जो क्विक रिवीजन के और वन लाइनर के प्रश्नों के जो भी वीडियो है मैंने इस चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। आशा करता हूं ये प्रयास पसंद आएगा। वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीके की दृष्टि से भी और परीक्षा की दृष्टि से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने जो भी कक्षा के साथी हैं उनको, ताकि उनके भी अच्छे परसेंटेज बन सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।